सरकार, सियासत जोरदार। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार कितनी तैयार? कश्मीर हरियाणा में बजा चुनावी बिगुल। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हाल ही में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म फिर उसकी हत्या की घटना से हर संवेदनशील इंसान सदमे में है। दिल दहलाने वाली इस घटना पर सियासत भी जारी है। इस घटना का दूसरा शर्मनाक पहलू यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के खिलाफ रैली निकाली और न्याय की मांग की। बड़ा सवाल यह है कि ममता आखिर किसके खिलाफ सड़क पर उतरी? राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का काम तो ममता बनर्जी की पुलिस का ही है। यदि वह सतर्क होती, चाक चौबंद होती तो शायद इस तरह की घटना ही घटित नहीं होती। जिस तरह हजारों उपद्रवियों की भीड़ ने गुरुवार को अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की और सबूत नष्ट करने की कोशिश की, उसे तो ममता की पुलिस से सवालों के घेरे में आ गई है। क्या इस तरह की भीड़ को अस्पताल में घुसने से रोकने की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस की नहीं थी? क्या उस समय पुलिस सो रही थी? ऐसे में ममता की यह रैली एक तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस सिलसिले में अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर की हत्या और रेप से जुड़ा यह मामला अब CBI के पास चला गया है। दूसरी ओर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा भी इस मामले में जमकर राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से इशारों ही इशारों में इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध दिया। लेकिन जब हाथरस और उन्नाव कांड की बात होती है तो यही भाजपा चुप्पी साध लेती है। उन्नाव रेप कांड में तो आरोपी ही भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर था। यदि इस तरह के मामलों में राजनीति बंद हो जाए तो इनके खिलाफ सामूहिक प्रयास शुरू हो जाए तो इस तरह की घटनाओं में कमी जरूर आ सकती है। इस बीच इस घटना को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ है। CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भी वीडियो व अन्य सबूत CBI को सौंप दिए हैं। CBI ने इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई है। डॉक्टर के माता पिता ने CBI को बताया कि बेटी की हत्या और यौन उत्पीड़न के पीछे कई लोगों के शामिल होने का संदेह है। उन्होंने CBI को बेटी के साथ काम करने वाले कुछ इंटर्न और डॉक्टरों के नाम भी बताए हैं। CBI के मुताबिक उसने 30 नामों पर फोकस किया जिनसे पूछताछ की जाएगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के भेजे ज्ञापन में कहा है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा की स्थिति में संस्थान के प्रमुख घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। फिलहाल मामले की जांच CBI के पास है। ऐसे में उम्मीद करें कि दोषियों के चेहरे सामने लाए जाएंगे और उन्हें कठोरतम सजा दिलवाने का इंतजाम किया जाएगा। CM ममता ने भी इनके लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को दिया गया भाषण कई मामलों में खास है। यह उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण है। इस बार मोदी 58 मिनट बोले, जबकि इससे पहले 2016 में 94 मिनट बोले थे। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर भी असर डालेगी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। उनका कहना था कि बार बार चुनाव से देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा की, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद में चुनाव कराने की बात कही। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, इस बार जम्मू कश्मीर फैक्टर भी है, तो क्या जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो ये फैक्टर नहीं होंगे? हालांकि मोदी के भाषण के बाद यह तय माना जा रहा है कि सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकती है। देश में एक और बड़ा मुद्दा है UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। PM मोदी ने लाल किले से यह भी संकेत किया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने यूनिफॉर्म की जगह सेक्युलर सिविल कोड का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि कोई धर्म कानून से ऊपर नहीं है। संविधान का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भी मोदी बोले और उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की चिंता बताई। अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के मोदी को फोन का उन्हें आश्वस्त किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मोदी ने हमेशा की तरह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का भी उल्लेख किया। यदि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कोई कदम उठाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और यह पहला मौका होगा जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होंगे। आखिर बार 2014 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे।
तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल था और लद्दाख भी इसी का हिस्सा था। इस बार 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले इस राज्य के चुनाव को सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय शासन के अंत होने की उम्मीद जताई। खुद के चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई शक, मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब पता लगेगा कि चुनाव के लिए कौन तैयार था और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जब तक चुनाव लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया तथा कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, साथ ही क्षेत्र के विकास के नए दौर के द्वार खोलेगा। सपा मुख्य मायावती ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए कांग्रेस का दावा भी इस बार मजबूत माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 1 साल के भीतर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल भी मुकाबले में। अब खबरें संक्षेप में। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस कानपुर में भीमसेन स्टेशन के पास पटरी से उतरी। साजिश की आशंका, आईबी और यूपी पुलिस जांच में जुटी। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास को लेकर बदला मन, 2032 तक खेलने की जताई इच्छा। भारत पहुंचने पर हुए स्वागत से छलछलाई आंखें। यूपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर मंडराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर उठाया एलोपैथी पर सवाल, कहा जहरीली दवाइयों ने भारत में लाखों को मारा। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।